जलालुद्दीन साहब हैं, मंजर कमाल साहब हैं, तमाम लोग और कुछ लोग आ रहे हैं सारे जी। डॉक्टर अलाउल्ला साहब हैं, कुछ पेशेंट के साथ हैं, वो लोग भी थोड़ी देर में मैं समझता हूँ आ जाएंगे। हज़रात, ये मौका है जैसा कि हमारे दरमियान हमारे डॉक्टर साहब की गुजारिश पे मुल्क के बहुत ही मशहूर चिकित्सक हकीम अबू रिजवान साहब जमशेदपुर से तशरीफ लाए हैं। मैंने इनके बारे में थोड़ी सी बात बताई और उनसे तफसील से हम लोग सुनना चाहेंगे। उनका लेक्चर होगा। लेक्चर का यहाँ पे आपको टॉपिक लिखा हुआ है। हकीम साहब आज बोलेंगे आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा का वर्तमान संदर्भ में महत्व तथा इसका भविष्य। अभी आयुर्वेद और यूनानी दवाओं या इलाज का क्या महत्व है आज के वक्त में, और आने वाले दिनों में इसका क्या महत्व बढ़ेगा या घटेगा, इस पर तफसील से उनकी बात हम सुनेंगे। और फिर सवालात का जो सिलसिला है दोनों के लिए 25-25 मिनट जो है रखा गया है। अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हकीम अबू रिजवान साहब से तशरीफ लाएं। रियाजी साहब का शुक्रगुजार हूँ उनके गुजारिश पर मैं आया और आप लोगों से मिल पाया। ये मौका शायद सहूलाती भी आता है। तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। मेरा नाम मोहम्मद अबू रिजवान। 1992 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना बिहार DO में किया और तब से लेके आज तक सिर्फ यूनानी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और कभी भी मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जो हमको बताया गया था। अपने मरीजों को हमेशा खुद से अपने ही दिमाग से सोच करके और दवाएं बनाकर दिया करता था। इतनी दवाएं देता था, हमेशा बात ही सुनता था। हकीम साहब इतना पैसा लग गया, कोई फायदा नहीं हो रहा। हमको तो पैसा मिल जाता था, उनका भला नहीं होता है, फायदा नहीं। और कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी का दवाई हम अपने क्लिनिक पे नहीं चलाएंगे। कोई मरीज आया दवाई बना कर देते, तो ऐसे ही करते करते थोड़ा सा एलोपैथ में जब घुसने की कोशिश की तो एकदम अंदर तक चले गए। और उसकी सारी मतलब जो कह लीजिए आलाइशी है वो। अब इस जगह पर बैठ करके हम उसी की बुराई कर अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और हम अपनी ही बुराई करते हैं। अभी जो अनुमान जो आपको दिया गया है, आज यूनानी या आयुर्वेद के जितने भी डॉक्टर हैं वो खुद को हकीम या वैद्य कहलाने से भी आहार महसूस करते हैं। उनको शर्मिंदगी होती है कि हम हकीम कहलाएं, वैद्य कहलाएं। आज जितने भी निकल रहे हैं आयुर्वेदिक या यूनानी कॉलेज के लड़के, वो डॉक्टर ही लिखते हैं और एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। और उनको हिकमत का रुतबा नहीं मालूम है। हिकमत तो एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की दी हुई एक नेमत है, लेकिन उसी को नहीं जानते। हिकमत का है से वाकफियत नहीं है। ऐसे ऐसे हकीमों से हमारी बात हुई है जो 20 साल 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो पूछते हैं कि हकीम साहब, अभी ये कोरोना के वक्त में, हकीम साहब मेरे बेटे को सर्दी जुकाम हो रहा है, क्या दें? तो हमको पता नहीं था कि वो एलोपैथी है। तब पूछ लेते हैं कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? तो हम हकीम हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी से पास किए हुए हैं। माथा पकड़ लेते हैं सुनकर।
अभी कोरोना का जब दौर आया तो मैंने 3 दिन का प्रोटोकॉल ड्राफ्ट किया और वायरल कर दिया उसको। 3 दिन में बगैर किसी दवाई के वो मरीज ठीक। और हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से भी मेरे पास रिपोर्ट आई कि कोरोना पॉजिटिव मरीज निगेटिव हो गया। घर बैठे चौथे दिन वो रोड पर दौड़ रहा। ये कोरोना तो खैर बताता है कि मजाक है ये, लेकिन बहरहाल आज हम लोग जिस काम के लिए बैठे हैं तो आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि हम एक बात बोलते हैं इस मामले में कि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और 1947 के बाद हम लोग अंग्रेजी दवाओं के गुलाम हो गए। सन 2010 में कैलिफोर्निया में दुनिया भर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मीटिंग हो रही है और हर साल होता है 27, 28, 29 मार्च को हर साल वहाँ कॉन्फ्रेंस होता है। पूरी दुनिया के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ जाते हैं और 3 दिन का प्रोग्राम होता है। तो 2010 में इसी दरमियान में एक डॉक्टर ने सवाल कर दिया कि हम सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट सर्जन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उनका क्या हो रहा होगा, वो तो मर रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त बहस हुई वहाँ पे और एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि ठीक है, ऐसी क्या बात है, हम सर्वे करा के देख लेते हैं। तो जिन जिन अस्पतालों से वो डॉक्टर वहाँ पर पहुँचे थे उन अस्पतालों का सर्वे रिपोर्ट किया गया और 2011 में जब उसको वहाँ पेश किया गया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। जिन हालात में वहाँ पे डॉक्टर छोड़ के गए थे मरीजों को, तो जाहिर है डॉक्टर नहीं है तो मर रहे हैं लोग। नहीं, उल्टा रिपोर्ट है, 8% कम लोग मरे। और ऐसे भी जहां जहां डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है, जब उस समय में, उस पीरियड में मरने वाले की तादाद में कमी आ जाती है। ये हम नहीं बता रहे, ये मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है और हम जितना भी काम अभी कर रहे हैं वो मेडिकल जर्नल के थ्रू काम कर रहे हैं। हम यूनानी को किनारे कर दी, जो हम पढ़े थे बिल्कुल किनारे कर दिए, सब या तो बांट दिए या किनारे कर दिए। 20 साल हो गए हम उसको छुए तक नहीं है किताब को, कुछ भी नहीं है वो। बल्कि हम तो अभी पिछले साल एक ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस के चेयरमैन थे, उनको मैंने इतना तक कह दिया कि सर ये जो सिलेबस है ना इसको चेंज कर दीजिए, इससे सिर्फ एजेंट तैयार हो रहे हैं, दवाई बेचने वाले एजेंट तैयार हो रहे हैं, जिससे डॉक्टर तैयार नहीं हो रहे, वो एजेंट तैयार हो रहे हैं कंपनी की दवाई लिखने वाले। तो वो हंसे वो कि हम कैसे कर सकते हैं, तो CCRO जाने बाहर वो मांग रहे हैं। तो वो जब रिपोर्ट आई उस वक्त में, तो अब आप खुद सोचिए कि जब डॉक्टर मौजूद नहीं है तो 8% कम लोग मर रहे हैं, इसका मतलब मरने के जिम्मेदार कौन है? ये डॉक्टर। तो फिर इनकी क्या जरूरत है समाज में? अब आते हैं बीमारियों पे। हमारा रिसर्च रहा है लाइफ स्टाइल डिजीज। आजकल कहीं भी निकल जाइए आप, चौक चौराहे पर भी निकल जाइए, चाय की दुकान पर खड़े हो जाइए, तो वहाँ 10 आदमी में 4 आदमी बोलेगा कि मेरा बिना चाय बिना चीनी का बना, वो डायबिटीज के मरीज है। और हर 5वां आदमी अभी डायबिटीज, कोई डायबिटीज की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई कुछ बड़े हर आदमी दवाई खा रहा है। 1975 की एक बात है, मर्क कंपनी का CEO हडसन, उसने अपने इंटरव्यू में कहा था, बड़ी दर्द भरे लहजे में कहा था उसने कि अब तक मेरी दवाई तो सिर्फ बीमार लोग ही खा रहे हैं, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी दवाई सारे लोग खाएं। ये 1975 की बात है। आज 2021 चल रहा है। आज हम में से जितने लोग हैं सारे लोग अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं, चाहे वो बीमारी की खा रहे हैं, चाहे वो सप्लीमेंट के तौर पर खा रहे हैं, विटामिन के तौर पर खा रहे हैं, प्रोटीन के तौर पर खा रहे हैं, कुछ भी हो दवा, कुछ भी हो दवा। और जिस दिन ये दवाई बंद कर दें उस दिन से उनकी बीमारी ठीक होने लगेगी। ये दवाई बीमारी का घर।
वो केमिकल है और केमिकल इस जिस्म के लिए नहीं है। हम नेचर के पैदावार हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो नेचुरल चीजें ही सही कर सकती है, केमिकल नहीं। केमिकल इस बॉडी को घायल करता है। अब अंग्रेजी दवाई काम कैसे करती है थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ही आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, अंग्रेजी दवाई और आतंकवादी दोनों एक है। अगर आतंकवादी यहाँ इस कैंपस पे घुस जाए तो शराफत से दरवाजा खोल के अच्छे बच्चे की तरह आगे कुर्सी पर नहीं बैठेगा, ठीक है? क्या करेगा? तोड़ फोड़ करते हुए, गोली बारूद करते हुए आएगा। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी दवाई जब हमारे बॉडी में दाखिल होता है करता क्या है, वो जब भी जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में जाके वो ब्लड जिस आर्टरीज में बह रहा है उसके साथ वो जाकर के वो आर्टरीज को घायल करता है, घायल करेगा, वहां जख्म हो जाएगा और थोड़ी देर के लगेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। ठीक कैसे होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है? दवा खाए आप, कटा फटा है, दर्द से परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक इंजेक्शन लगा, एक गोली खाए, दर्द ठीक। तब तक क्या है, हमारे बॉडी का सारा रिश्ता यहाँ से दिमाग से। दवाई जब भी खाए आप तो वो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को कट ऑफ कर देता है। जैसे यहाँ चोट लगी है, दर्द है, दवा खाए, हमारा दर्द ठीक हो गया, लेकिन जख्म क्यों कटू है? तो यहाँ से जो हमारा लगाव है, यहाँ तक कनेक्शन जो है, सिग्नलिंग सिस्टम उसको बोलते हैं, वो स्विच ऑफ कर देता है। जैसे वैसे ही जैसे बल्ब जल रहा है आपका, कहीं बोर्ड से कनेक्शन है, बीच में तार है, हम कहीं से बीच से तार को काट दें, बत्ती नहीं जलेगी। तो जब तक बत्ती तार नहीं जोड़ेंगे तब तक बत्ती नहीं जलेगी। उसी तरह से जब तक आप दवाई खाते रहेंगे तब तक आपका सिग्नलिंग सिस्टम स्विच ऑफ रहेगा और आपको लगेगा कि हमको आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है। और इसी धोखे में हम लोग दवाई खाते जाते हैं। अब ये कौन सी बीमारी है भाई, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट का ब्लॉकेज या कुछ भी, कि डॉक्टर बोलता है जिंदगी भर दवाई खा, जिंदगी भर दवाई खा। और एक डायबिटीज का मरीज कभी भी अकेले डायबिटीज की दवाई नहीं खाता, उसको साल 2 साल के बाद बीपी की दवाई मिल जाती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई मिल जाती है, फिर गैस की दवाई मिलने लगती है उसको, फिर नींद की दवाई मिलती है, दर्द होता है तो फिर दर्द की दवाई भी खाता है वो, फिर विटामिन और कैल्शियम की दवाई भी, करते करते 10-10, 15-15 गोलियां एक दिन में खाता है। तो ये दवाई की मिकदार बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसको ये भी नहीं याद आता कि हम किस मर्ज के लिए पहली बार गए थे। अब दवाई खाते 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 उसकी मर्ज बीमारी बढ़ती जाती है, कब्र में जाने के दिन तक वो दवाई खाता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि भाई आज खाने की तबीयत नहीं, दवाई खा लेते, नाश्ता खाना छोड़ रहा, दवाई खाना नहीं छोड़। डॉक्टर डरा दिया इतना कि वो सीधा बोलते हैं एक वक्त भी दवाई मत छोड़ना, और हम बोलते हैं कि दवाई को फेंक दो, बगैर दवाई के जिंदा रह सकते हैं। इस सरजमीन पे 12 सिविलाइजेशन ऐसे हैं जहां ना तो मेडिकल है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं, और वहां के लोग 100वां जन्मदिन मनाते हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, तो उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। एक तो जगह आपके हिंदुस्तान में ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम सुना, वहाँ एक जगह है जारावास। वहाँ के डॉक्टर जो वहाँ ड्यूटी पर थे, उनसे हमारी 3-4 बार बात हुई है, हम नहीं बात करते, वही बात करते थे, आदमी वहाँ वो मेरे बात करते थे। BC राय, डॉक्टर BC राय, वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, वो इंग्लैंड अमेरिका ही जाते रहते हैं, उनका केस वगैरह चलता रहता तो उसके लिए आते हैं यहाँ खाली इंडिया, कलकत्ता के। तो उनसे हमारी बात हो रही थी तो बोले कि सर ये बताइए वहाँ आप करते क्या थे? बोले कुछ नहीं, वहाँ कोई बीमारी नहीं, ना उनको शुगर है, ना प्रेशर है, ना हार्ट का प्रॉब्लम है, तो क्या करते थे आप? तो मरहम पट्टी कर लेते थे, कभी पेड़ से गिर गया, कभी जानवर से उधेड़ हो गई, तो जब घायल हो गए तो उसका मरहम पड़े, उस वक्त हम उसका सारा चीज टेस्ट करते थे। ऐसे तो वो टेस्ट करते नहीं थे, हिम्मत नहीं उनके साथ सकने की। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले एक अमेरिकन गया था वहाँ बाइबल सिखाने के लिए, उसको लोगों ने तीर से मार के जान मार दी, तो उसको बॉडी भी लेने नहीं दिया लोग, गवर्नमेंट। जारावास जगह है, वो प्रोटेक्टेड एरिया, आप नहीं जा सकते। तो जब वो बगैर बीमारी के जिंदा रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते?
और हमको तो ताज्जुब लगता है कि दवाई खाते हुए जिंदा कैसे हैं, दवाई खाते खाते आप जिंदा कैसे हैं। तो जहाँ इस तरह के हालात हैं, अब वहाँ पे हम एक अकेला अभी तक इस जो मैंने दवाई बनाई है उस करीब करीब 7 साल होने जा रहा है, अभी तक एक हकीम या एक डॉक्टर मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ है। बस यही समझ, उनको लगता है कि हम उनके पेट में लात मार रहे हैं। भाई हम भी तो हैं, हम भी तो उसी दवाई से कमा रहे हैं। तो उनको लगता है कि 10 तरह की दवाई दे करके हम इलाज कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और हकीम लोग तो ऐसे हो गए, अगर ठगे नहीं वाले एक काम करते हैं, वो सिर्फ ठग रहे हैं। ठगाते आप कैसे हैं? 100 ग्राम पाउडर बनाइए, किसी भी 4 मुफ्त अदविया ले लीजिए और 100 ग्राम पाउडर उसका बनाइए। अब उसका माजून बनाना है, हम 100 ग्राम पाउडर 10 दिन में खिलाएंगे और उसका माजून बनाने के लिए 3 गुना उसमें शहद चाहिए या गुड़ चाहिए या कुछ चाहिए, तो 400 ग्राम हो गया। अब वो 400 ग्राम दवाई वो 40 दिन में खिलाएंगे। जो 2 दवाई आप 10 दिन में खाएंगे वो जल्दी फायदा करेगा, या तो 40 दिन में उसी दवाई खाने जो वो फायदा करेगा। आप कहेंगे 10 दिन वाला, तो वो तो ठग रहे हैं आपको माजून बना करके। तो हकीम लोग तो ठग रहे हैं, डॉक्टर लोग डरा रहे हैं, आदमी पिस रहेगी, कहीं से भला नहीं हो रहा आदमी। कोई भी एक डायबिटीज का मरीज या बीपी का मरीज अगर ठीक हो गया दवाई खा के, 20 साल दवाई खा के, पिछले 100 साल का रिकॉर्ड बता दें। और हमारे हिंदुस्तान में एलोपैथ का इतिहास 250 सालों का है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी दवा आई, उसके पहले हमारे यहाँ आयुर्वेद था। आयुर्वेद का धरोहर है यहाँ। आपको एक कहानी बताते हैं। 1775 या 80 की बात है। मद्रास एक स्टेट हुआ करता था पहले, अंग्रेजों की गुलामी से पहले। उसके राजा थे हैदर अली। उनका बहुत असर रसूख था और बहुत अच्छे ये थे। तो उन पर एक अंग्रेज हमेशा हमला करते थे, उसका नाम था जनरल कूट। जब हमला करता था वो हार जाता था। 6-7 बार हमला किया, जब हमला करे वो हार जाता था। आखिरी बार उनके पास उसको गिरफ्तार करके लाया गया तो राजा हैदर अली अपने सिंहासन से उठे, तलवार उठाए और उसकी नाक काट दी। वो चाहते तो गर्दन भी काट सकते थे, नाक काटना। बोले कि ये नाक लो और जितना जल्दी हो सके मेरे रियासत से बाहर लो। वो नाक हाथ में लिया, घोड़ा भी दिया, भाग एक गांव से गुजर रहे थे, एक देहाती बूढ़ा उसको रोका। क्या हुआ, नाक कट गया तेरा? तो बोल रहा है कि पत्थर से कट गया। बोला झूठ बोलोगे, पत्थर से नहीं कटा है, तलवार से कटा नाक। कौन काटा? तो तुम्हारा राजा काटा। तो ऐसा करो, मेरे गांव में एक लड़का है सर्जरी करता है, वो सर्जरी बात तो नहीं बोला, वो अपने भाषा में कुछ बोला होगा हिंदी में। मेरे गांव में एक लड़का है 21-22 साल का, वो तेरा नाक जोड़ देगा। ले गया उसके यहाँ और वो 3 घंटे के अंदर में उसका नाक जोड़ दिया, जिसको आज आप नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सर्जरी। और उसको 15 दिन अपने घर में रखा और उसके बाद उसको एक लेप दिया बना करके जड़ी बूटी का। बोला कि इसको 1 महीना लगाना, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। उसकी डायरी का ये बयान है, हम अपने से नहीं बोलते। जनरल कूट अपनी डायरी में लिखता है, वो बयान दे रहा है वहां जाकर के इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में, देखो मेरा नाक कटा हुआ, तुमको पता है? संसद लोग नजदीक जा के देख रहा है। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तो नाक नहीं कटा। बोले कि ऐसे ऐसे सारा वाक्य वो बताया। बोला कि तुम लोग का सर्जरी करता है, तुम लोग का डॉक्टरी करता है, चलो तुम भी साथ। और वो अपने दोस्तों को लाया यहाँ इंडिया में, राजा से इजाजत लेके घूम घूम के उन लोगों ने सर्जरी सीखा और वही सर्जन जाके FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी कायम किया। और आज यहाँ के डॉक्टर जा करके उसको बोलते हैं कि हम लंदन से पढ़ करके आए। ये सर्जरी यहाँ थी। उस
उस वक्त में गुरुकुल होते थे और सर्जरी की पढ़ाई होती थी उस वक्त में। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट आयुर्वेद और यूनानी को पीठ पीछे रख करके एलोपैथ का बढ़ावा दे रही है। अगर आयुर्वेद और यूनानी हिंदुस्तान में फिर से राइज हो जाए तो आदमी यहाँ भी 100 साल जिएगा बगैर बीमार हुए। अब बीमारी होती क्या? कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में होती है, उसकी एक ही वजह से सारी बीमारियां होती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो उंगली में दर्द हो। और वो बीमारी वो होता है ग्लूकोज और इंसुलिन के इम्बैलेंस होने से। ग्लूकोज तो वो हुआ जो हम कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। अब यही ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन एनर्जी तब मिलेगी जब ये ग्लूकोज सेल में जाएगा, वहां बर्न होगा, तो हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन ग्लूकोज सेल में खुद से नहीं जाता है। हमारे बॉडी में ब्लड जो है, वो आर्टरी में जो बह रहा है ब्लड, वो एक ट्रक की मानिंद है। उस ट्रक पे ग्लूकोज लगा हुआ। अब ये हर दरवाजे पे जाएगा, सेल का दरवाजा खुलेगा तो उस सेल में ग्लूकोज दाखिल होगा। नहीं तो वो ब्लड क्या करेगा, आर्टरी के दरवाजे पर ग्लूकोज गिराएगा, आर्टरी में गिराएगा। जिस जगह पे वो आर्टरी में ग्लूकोज को गिराएगा उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होने लगता है और चिपचिपापन होने लगता है, वहां पे स्टिकीनेस आ जाता है वहां। और फिर वहां पर उस जो ब्लड में फ्लो कर रहा है बहुत सारी चीजें, जैसे एंजाइम है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये सब वहां पर जाके चिपकने लगता है। चिपकते एक वक्त ऐसा आता है कि नैरोनेस आ जाता है आर्टरीज के अंदर। अब उस नैरोनेस की वजह से ब्लड का फोर्स बढ़ता है। जैसे आप एक पाइप, पानी का पाइप अगर नल में लगाए और उससे जो फ्लो हो रहा है पानी का, उससे आप अगर बाइक धोना चाहेंगे तो क्या धो लेंगे? तो उस पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है, उसी फ्लो से आप बाइक धो सकते हैं? क्या करेंगे? उसको पाइप का मुंह दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तब आप गाड़ी धो सकते हैं। यही हाल हमारे बॉडी में हो गया। जब उस आर्टरीज में चिपचिपापन होने के बाद जमा होने लगता है वहां पे ढेर, तो नैरोनेस आएगा, यानी आर्टरीज का मुंह छोटा होगा। मुंह छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सही बात, क्लियर? जिस तरह से आपने प्रेशर बढ़ाया पाइप का मुंह दबा करके, पाइप का मुंह छोटा कर दिया तो प्रेशर बढ़ा। आर्टरीज में भी वही हाल होता है कि जब कचरा जमा हो जाएगा उसमें, तो उसका मुंह छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। करना क्या था हमको वहां पे? उसको ठीक करने के लिए क्या करना? कचरे को हटा दो ना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ 100 200/100 हो गया, डॉक्टर दवाई दे दिया, प्रेशर घट के डाउन। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्रेशर बड़ा ठीक हो गया, लेकिन कचरा तो वही रह गया ना। वजह तो वही है। वो वजह उसको कौन हटाएगा? एलोपैथ में ऐसी कोई दवाई नहीं आज तक बनी उस कचरे को साफ कर। प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर घटाने की दवाई दे दो। शुगर बढ़ गया, शुगर घटाने की दवाई दे दो। लेकिन वजह तो तू करता है। अब एक आर्टरीज में आधा कचरा भरा हुआ है, अभी उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, एक दिन वो पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तब इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि प्रेशर की दवाई कहीं पर छोड़ रहे हैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा या पैरालिसिस मार देगा। दोनों बातें गलत। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक नहीं मारता है। ये तो उसी दिन शुरू हो गया था हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का, जिस दिन वो कचरा शुरू हुआ था। जब आपने उसको तो कहा नहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया है आपको, आप तो बोला कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। हमारे दिन में हाई ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को बीमारी नहीं बताया गया। ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी किसी बीमारी का स्कीमा बता लीजिए या एक कारण बोल दीजिए, ये किसी बीमारी की वजह हो सकती है,
ये खुद अपने आप में बीमारी नहीं है। डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं है। बताता दर्ज है हमारे किताबों में कि डायबिटीज उम्मुल अमराज है, यानी तमाम बीमारियों का जन्मदाता। वो बीमारी कैसे होगी? वो तो हर बीमारी को पैदा कर देता है, तो हम उसी को ठीक कर देंगे, सब बीमारी खत्म। चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट का ब्लॉकेज हो या आर्थराइटिस हो, आपके बॉडी में किसी भी जगह पे अगर दर्द हो रहा है तो वहां पर आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया है, कचरा जमा हो गया है, इसी की वजह से दर्द है। अगर आप इसका अपने घर में तजर्बा करना चाहते हैं कि ये ग्लूकोज कितना खतरनाक है आपके लिए, शुगर कितना गंदा चीज है, ये आप घर में तजर्बा कर लीजिए। आज जा करके आप एक टूटी चीनी लीजिए, उसको पाउडर बना दीजिए और उसको पेस्ट बना के कहीं पर भी जिसमें लगा लीजिए और 2-4 दिन लगाइए एक ही जगह पे। उस जगह पे रेडनेस हो जाएगा, सूजन हो जाएगा वहां पे। ये ग्लूकोज या शुगर जो बोल रहे हैं वो इतना खतरनाक चीज है और ये सारी बुनियाद है, सारी बीमारी की बुनियाद है। तो हम जो दवा देते हैं इसमें, चाहे वो कैंसर हो या ABCD जितनी भी बीमारियां, हम एक ही दवाई देते हैं और वो मेरी कोई बीमारी की दवाई नहीं, बीमारी का जो जड़ है उसकी दवाई। हाँ, कचरा साफ हो गया, कोई भी बीमारी ठीक। तो आज के दौर में भी बीमारी का इलाज इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको बता दें, यकीन नहीं होगा, हमारे दवाई जितने लोग खाए हैं उसमें से बहुत देर लोग अब वो हकीम बन गए और लोगों को दवाई दे रहे हैं। मेरी दवाई एक आदमी 10-10, 15-15 पैक मंगा करके और लोगों को दे रहा है, यानी उनका जो खर्चा हुआ था अपने इलाज में वो अपना निकाल रहा है और लोगों को इलाज कर। तो अब हम एक ही चीज बोलेंगे कि मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया है, इतना तरक्की कर गया है कि आज कोई भी आदमी बीमार नहीं, कोई भी आदमी सेहतमंद नहीं। और सबसे बड़ा एक कारण और होता है आपकी बीमारी का, एक फैशन बन गया है एनुअल चेकअप। ये जितना चेकअप का मामला आपके सामने आता है वो सिर्फ आपको बीमार करने के लिए। हम में से कोई भी आदमी 100% फिट नहीं है, लेकिन फिट तो है। लेकिन अभी हम लोग सब लोग बॉडी चेकअप करा लें तो हर आदमी कोई ना कोई कमी निकल जाएगा। डॉक्टर बोले कि आप ये दवाई खा, आप ये दवा खा, आप ये दवाई खा, बीमार हो गए ना। आज आप सर्टिफिकेट मिली आपको। और दुनिया के 72% हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाने वाले लोग वो मरीज नहीं, उनको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म देते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। जितना बड़ा डॉक्टर, जितना बड़ा हॉस्पिटल, जितना बड़ा उसका चैम्बर, उतना ही प्रेशर हाई। चैम्बर में गए, प्रेशर हाई था, दवाई लिखा गया, बाहर आए, खुली हवा में आए, लोगों से मिले, आपका प्रेशर नॉर्मल, लेकिन वहां से सर्टिफिकेट मिली, आप दवाई खाते नहीं। और अगर 3 चीजें हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों जुड़वा भाई हैं। तीनों में से कोई भी एक दवाई अगर आपको मिल गई तो ये 2 दवाई आपको प्रॉपर में मिल जाएगा 4-10 साल में। हमने पहले ही कहा कि कोई भी आदमी शुगर की दवाई अकेले नहीं खाता है, उसके साथ उसको और भी दवाई मिलती जाती है और वो बीमारी उनकी बढ़ती जाती है। तो इन हालात में करें क्या? आप सेहतमंद